Karnataka set question paper 2024 education subject. In this session, we are going to discuss question number 51 to 75. So the first question of this session is match the type of research in list 1 with its characteristic in list 2 and choose the correct code. List 1 action research, case study, grounded theory. List 2 participant perception are used for more generation of a history, comparison of a causes of event already occur, in-depth analysis and not generalizable, participatory and the finding cannot be generalized. So the answer of this question is option 4, that is action research characteristic is participatory and finding cannot be generalized. कि देखिए एक्शन रिसर्च का मतलब अगर हम लोग रिसर्च को देखें तो बेसिकली तीन तरह का रिसर्च देखने के लिए मिलता है, बेसिक, एक्शन, अप्लाइड. ओके. हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसको फर्दर. एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि हम एजुकेशन में क्या करते हैं कि क्लासरूम सिचुएशंस में ऑनगोइंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो रिसर्च करते हैं उसी को हम लोग एक्शन रिसर्च बोलते हैं. और ये जो रिसर्च होता है ये एकदम पार्टिसिपेटरी होता है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस में इसको कंडक्ट किया जाता है और उसी के साथ साथ इसी का जो फाइंडिंग्स है इसी को जनरलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत कम सैंपल को लेकर किया जाता है और ऑनगोइंग प्रोसेस में रहता है, इसके लिए इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते. नेक्स्ट अगर केस स्टडी को देखिए तो ये क्या है, ऑप्शन 3. देखिए केस स्टडी में भी क्या होता है कि यह तो इन-डेप्थ एनालिसिस होता है लेकिन यहाँ भी जो जनरलाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं रहता है. क्यों पॉसिबल नहीं रहता है? क्योंकि यह जो सैंपल साइज है वो एकदम छोटा रहता है. ओके, एकदम से छोटा रहता है. इसके कारण क्या होता है कि हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते. हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी का बात करें तो ये क्या है, पार्टिसिपेंट परसेप्शन आर यूज्ड फॉर मोर जनरेशन ऑफ ए थ्योरी. हाँ, कि हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या करते हैं कि एक थ्योरी को जनरेट हम लोग करते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखिए मैं पहले से बोल चुका हूं कि रिसर्च जो है वो जनरली तीन तरह का देखने के लिए मिलता है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च. बेसिक रिसर्च का जो फिलोसॉफिकल अजम्पशन है उसी को अगर हम देखें वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ जनरलाइजेबल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस आर अचीव्ड थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी. कि देखो ये जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरलाइज कर सकते हैं अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस. हो गया कि देखिए कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी, जैसे कि हम लोग मान रहे हैं कि सन अरेज इन ईस्ट डायरेक्शन, कि फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, कि ये जो चीज है ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसी को हम क्या कर सकते हैं कि कहाँ भी जाएंगे कभी भी जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरलाइज कर सकते हैं. अमेरिका में भी ये होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये होता है, इंडिया में भी ये होता है. ओके, अफ्रीका में भी जाओगे तो यही होगा. तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरलाइज कर सकते हैं अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द स्पेस. ओके, थ्रू डिफरेंट साइंटिफिक इंक्वायरी. अगर इसी का जो पर्पस है बेसिक रिसर्च का, इसी को अगर हम देखें टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग फेनोमेना, टेस्ट, थ्योरी एंड जनरेट न्यू नॉलेज. कि इसी का जो बेसिक पर्पज रहता है कि एक तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करना किसी किसी के अंदर, फेनोमेना, टेस्ट थ्योरी एंड जनरेट करना एक नया नॉलेज, एक नया नॉलेज. हो गया, जो फेनोमेना और टेस्ट थ्योरी से इसको रिलेशनशिप एक बिल्ड करना और न्यू नॉलेज को जनरेट करना क्या है कि इसी का मकसद है. नेक्स्ट अगर इसका जो मेन मेथड जो यूज होता है बेसिक रिसर्च में देखें तो वो क्वांटिटेटिव अप्रोच रहता है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ किया जाता है और यहाँ जो वेरिएबल है इसी को कंट्रोल किया जाता है और रिगोरियस सैम्पलिंग का यहाँ हमको जरूरत पड़ता है. आउटकम्स जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी होता है. ओके, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी हो पाता है.
अगर इसका जजमेंट को अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्टिविटी रहता है, वेरिफिकेशन ऑफ ए थ्योरी होता है, जनरलाइजेबिलिटी रहता है, ओके, रिगरियस रिलेबिलिटी ऑफ रिसर्च मेथड का रिलेबिलिटी रहता है, और उसके साथ साथ जो पब्लिकेशन है वो जो डिफरेंट रेफर्ड एंड स्कॉलर जर्नल में इसको किया जाता है। ठीक ऐसे अगर हम लोग अप्लाइड रिसर्च का फिलोसॉफिकल एजम्पशन देखिए तो वो क्या है, सोशिएटल फेनोमेना कैन बी साइंटिफिकली स्टडीड एंड अंडरस्टूड, कि जितना भी सोशिएटल फेनोमेनन है उसको क्या किया जा सकता है कि एक साइंटिफिक वे में उसको स्टडी किया जा सकता है और उसको समझा जा सकता है। क्या साइंटिफिक वे में उसको स्टडी किया जा सकता है और उसको समझा जा सकता है। क्यों? इसका पर्पस क्या है? क्योंकि इसका पर्पस है टू जनरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ इंटरवेंशन। क्योंकि यहाँ जो हमारा मकसद रहता है वो क्या रहता है कि समझना, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी को समझना, एंड प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ इंटरवेंशन, हो गया ह्यूमन बिहेवियर और उसका जो प्रॉब्लम है उसी को समझना और उसी के हिसाब से इंटरवेंशन प्रोवाइड करना। उसी को समझने के बाद उसके हिसाब से जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से जब हम क्या करते हैं इंटरवेंशन प्रोवाइड करना ही अप्लाइड रिसर्च का क्या है कि पर्पस है। इसी का अगर हम लोग मेथोडोलॉजी दिखे तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच को यहाँ यूज किया जाता है और एक डायरेक्ट वे से क्या किया जाता है कि डाटा कलेक्शन किया जाता है और वैलिडिटी और रिलेबिलिटी को यहाँ इंश्योर किया जाता है। और इसी का जो आउटकम रहता है वो क्या रहता है, डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेबल थियोरेटिकल नॉलेज, हो गया कि एक जनरलाइजेबल थियोरेटिकल नॉलेज का जो डेवलपमेंट है यहाँ उसको हम लोग को देखने के लिए मिलता है, दैट कैन बी अप्लाइड टू द सोशल सिचुएशन, जिसको कि हम लोग एक सोशल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अगर इसी का जो क्राइटेरिया फॉर जजमेंट को देखिए तो यहाँ ऑब्जेक्टिविटी रहता है, रिगोरियस एंड साइंटिफिक इंसाइट रहता है, जिसी को कि हम लोग क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं कोई भी सोशल सिचुएशन में, और इसी को भी कोई भी रेफरेंस और अप्लाइड जर्नल जो है वहाँ पब्लिश किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च का बात करें तो एक्शन रिसर्च का जो फिलोसॉफी का एजम्पशन है वो क्या है, पीपल with social situation can solve problem through self study and intervention। कि देखिए ये सोशल सिचुएशंस में जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो है उनका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? खुद को स्टडी करके या कुछ जो इंटरवेंशन है उसी को स्टडी करके क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसी को खत्म कर सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस रहता है वो क्या है, टू डेवलप सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड विद इन वन ओन सोशल एनवायरनमेंट। कि देखिए किसी का एक सोशल एनवायरनमेंट में जब कोई वो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एक्शन रिसर्च का मकसद रहता है, पर्पस रहता है। अगर मेन मेथोडोलॉजी का इसी का बात करें तो यहाँ क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, इंटरप्रेटिव, केस स्टडीज, रिफ्लेक्टिव थ्रू, हो गया केसेस स्टडीड रिफ्लेक्टिवली थ्रू साइक्लिकल ऑब्जर्वेशन एंड नॉन ऑब्जर्वेशनल मीन्स, हो गया कि देखिए ये जो क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन यहाँ देखने के लिए मिलता है और एक साइक्लिकल वे से एक केस को क्या किया जाता है या कि स्टडी किया जाता है। अगर इसी का आउटकम्स का बात करें तो ये क्या रहता है, एक्शन टू इफेक्ट चेंज, एक्शन टू इफेक्ट चेंज एंड इम्प्रूव एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग इन वन ओन सिचुएशन। कि ये क्या रहता है कि टू इफेक्ट चेंज एंड इम्प्रूव एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक तरह का जो इम्प्रूवमेंट खुद में करना, डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना किसी एक का सोशल सिचुएशन में। अगर हम लोग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो कोई भी ऑनगोइंग प्रोसेस को समझना, उसी में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए सॉल्यूशन से निकालना एक्शन रिसर्च का मकसद रहता है। इसका जजमेंट को अगर देखिए, क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट को, फॉर जजमेंट को देखिए तो सब्जेक्टिविटी, फॉल्सिफाइबिलिटी, ट्रस्ट, ऑर्डिनेंस, हो गया एंड रिसोनेंस ऑफ रिसर्च आउटकम
विद दोज इन द सेम और सिमिलर सोशल सिचुएशन। ये सब कुछ देखने के लिए हमको मिलता है एक्शन रिसर्च में। अगर हम लोग मोटा मोटी देखिए तो बेसिक रिसर्च जो है वो थ्योरी डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा करके फोकस करता है, और ये यहाँ जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो जनरलाइजेशंस का बात यहाँ थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, और ये क्वांटिटेटिव अप्रोच को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता है। हो गया। और यह हम लोग रिलेशनशिप को क्या करते हैं कि एस्टैब्लिश करते हैं फेनोमेना और टेस्ट थ्योरी के ऊपर। लेकिन अप्लाइड रिसर्च को देखिए तो यहाँ क्या होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेबल थ्योरेटिकल नॉलेज की एक जनरलाइजेबल थ्योरेटिकल नॉलेज को हम लोग डेवलप करते हैं, जो जिसी को कि हम एक कोई भी सोशल सिचुएशन में उसको यूज किया जा सकता है, उस तरह का एक थ्योरेटिकल नॉलेज को हम लोग यहाँ डेवलप करते हैं। और इसी का अगर फिलोसफिकल अजम्पशन को देखिए तो ये यहाँ सोशियटल फिनोमिनल्स जो है उसी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, और ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक तरह का मिक्स्ड अप्रोच को, दोनों अप्रोच को ये यहाँ फॉलो किया जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है। हो गया। अगर एक्शन रिसर्च का बात करें तो ये करंट ऑनगोइंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हो रहा है उसी को सॉल्व करने के लिए ये वाला रिसर्च को किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट अगर देखिए तो रिसर्च को और एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करके डिवाइड किया गया है। क्वालिटेटिव को अगर हम देखिए तो जहाँ हम लोग ह्यूमन का जो बिहेवियर है, हो गया, उसी को स्टडी करते हैं। हो गया। उसी को स्टडी करते हैं फ्रॉम इन्फॉर्मेंट प्रोस्पेक्टिव कि जो रिसर्च कर रहा है उसी का प्रोस्पेक्टिव से उसको स्टडी करते हैं। हो गया। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि यहाँ डिस्कवरिंग करते हैं कि जो सोशल फिनोमेना है उसका फैक्ट क्या है, उसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके। क्वालिटेटिव में हम लोग एज्यूम्स करते हैं एक डायनामिक एंड नेगोशिएटेड रियलिटी, कि एक जो रियलिटी है वो एक डायनामिक वे में उसको एज्यूम कर लेते हैं, और एक नेगोशिएट किया जाने वाला रियलिटी को हम लोग क्या करते हैं कि डील करते हैं। जो कि क्वांटिटेटिव में हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि एक फिक्स्ड एंड मेजरेबल रियलिटी। ओके। यहाँ सब कुछ कंक्रीट रहता है, लेकिन ये क्वालिटेटिव में फ्लेक्सिबल रहता है। मेथोडोलॉजी को अगर हम देखिए तो क्वालिटेटिव में डाटा जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू ऐसे कलेक्ट किया जाता है, लेकिन क्वांटिटेटिव में अगर आप देखिए तो जो डिफरेंट टूल है, हो गया, मेजरिंग वेरिएबल्स है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा आर एनालाइज्ड बाय थीम्स फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन बाय इन्फॉर्मेंट, कि क्वालिटेटिव में हम लोग डाटा जो है उसी को थीम वाइज क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसको हम लोग लिखते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डाटा जो है वो न्यूमेरिकल कंपैरिजन और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं। और अगर हम लोग देखें ये डाटा जो है कि ये यहाँ जो इन्फॉर्मेंट जो रेस्पोंडेंट जो है उसी का लैंग्वेज में यहाँ क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसी के थ्रू किया जाता है। देखिए, और अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली इसी को देखिए तो साइंटिफिक मेथड जो रहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का वो टफ डाउन रहता है, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस और थ्योरी को हम लोग टेस्ट करते हैं। कि देखिए यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टॉप डाउन अप्रोच कौन सा है, मैथ्स तो कॉलम दे देता है, टॉप डाउन अप्रोच, इंडक्टिव डिडक्टिव, बॉटम अप अप्रोच, इंडक्टिव और बॉटम अप अप्रोच। ओके, इस तरह से वो आपको दे देगा, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स्ड मेथड ऐसे करके मैच द कॉलम करके ऑप्शन दे देता है। कि देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो टॉप डाउन रहता है, और इसी को हम इसीलिए डिडक्टिव प्रोसीजर भी यहाँ हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मिक्स्ड मेथड में इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों रहता है, टॉप डाउन भी रहता है, कभी कभार बॉटम अप भी रहता है। क्वालिटेटिव उसका क्वांटिटेटिव का उत्तम ऑपोजिट रहता है कि यहाँ एक इंडक्टिव प्रोसेस जो कि बॉटम अप हम लोग को फॉलो करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं कि जो न्यू हाइपोथेसिस जो है उसको जनरेट करते हैं, और जो थ्योरी जो है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखिए क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ रिसर्च मेथड का अगर हम देखिए तो यहाँ डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन क्या रहता है कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच का ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन क्वालिटेटिव अप्रोच का क्या, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी। ओके, देखिए क्वांटिटेटिव में डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जब हम लोग एक्सप्लेनेशन का बात कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव में देखने के लिए मिलता है, जो कि क्वालिटेटिव में एक्सप्लोरेशन हो जाता है। क्वांटिटेटिव में प्रेडिक्शन रहता है, लेकिन डिस्कवरी का काम बन जाता है क्वालिटेटिव में।
ओके। और ये दोनों का मिक्स्ड जो है वो कुछ भी यूज हो सकता है कि मिक्स्ड अप्रोच में। फोकस को अगर हम देखिए तो क्वांटिटेटिव में क्या रहता है कि नैरो एंगल लेंस से हम लोग इशू को दिखते हैं और जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है उसी को हम लोग टेस्ट करते हैं। लेकिन मिक्स्ड मेथड में मल्टीपल लेंस से दिखते हैं। क्वालिटेटिव में एक वाइड एंड डिफ एंगल्स लेंस से हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं। हो गया। नेचर अगर देखिए ये स्टडी का तो जो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये एक आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड कंडीशन में जो ह्यूमन बिहेवियर है सोशल साइंसेस में उसी को स्टडी किया जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव को अगर हम देखें तो वो एक नेचुरल सेटअप नेचुरल कंटेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। मिक्स्ड मेथड में कभी दोनों रहता है। ओके। स्टडी बिहेवियर इन मोर देन वन कॉन्टेक्स्ट और कंडीशन। यहाँ तो मतलब कोई एक कंडीशन से नहीं किया जाता, अलग अलग कंडीशन में यहाँ स्टडी किया जाता है। अगर हम लोग डाटा कलेक्शन का फॉर्म देखिए तो यहाँ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में कोई भी एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हम लोग को डेवलप कर लेते हैं और स्टैंडर्डाइज भी ले लेते हैं और उसी के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में अगर हम देखिए तो ये ज़्यादातर के क्या रहता है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है। वहाँ ओपन एंडेड रहता है या वहाँ स्कोप रहता है पार्टिसिपेंट को कि उसके हिसाब से दिए क्वालिटी। हालांकि हमको क्वांटिटेटिव में इस तरह का देखने के लिए मिलता है लेकिन क्वालिटेटिव में ज़्यादातर ओपन एंडेड ही रहता है। ओके। नेचर ऑफ डाटा को अगर हम देखिए क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल रहता है, क्वालिटेटिव में वर्ड, इमेज, थीम, कैटेगरीज इसी का फॉर्म में रहता है। और मिक्स्ड में देखिए तो दोनों का रहता है। डाटा एनालिसिस का बात करें तो जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में बिल्ड करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि होलिस्टिकली आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी पैटर्न्स, कोई भी कैरेक्टर कैटेगरीज, ओके, थीम्स को हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो फाइंडिंग्स है उसी को जनरलाइज किया जा सकता है और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्पोंडेंट व्यू पॉइंट और एक तरह का ये जनरल अंडरस्टैंडिंग रहता है जो रेस्पोंडेंट है उनका व्यू पॉइंट का। और यह रिसर्चर जो है वो जो फाइंडिंग्स है रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है देखिए ये एकदम पार्टिकुलरिस्टिक फाइंडिंग्स होता है क्योंकि यहाँ हम लोग कोई पर्टिकुलर इवेंट, कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही रिसर्च करते हैं एक नेचुरल कंटेक्स्ट में। और यहाँ जो रिजल्ट होता है वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो रेस्पोंडेंट का है उसी के ऊपर बेस करके ये जो फाइंडिंग्स है वो बनता है। और यहाँ जो फाइंडिंग्स है वो रिसर्चर नहीं बनाता, उसी को रेस्पोंडेंट और जो पार्टिसिपेंट जो हैं वो लोग उसी को बनाते हैं। अगर हम लोग मिक्स्ड अप्रोच का बात करें तो यहाँ क्या रहता है कोरोबोरेटेड फाइंडिंग्स दैट में बी जनरलाइजेबल। ओके। ये यहाँ दोनों तरह का देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग रिपोर्ट का बात करें तो ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट यहाँ रहता है जहाँ के कोरिलेशन, कंपैरिजन, मीन, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इस तरह का चीज हमको ये वाला रिपोर्ट में देखने के लिए मिलता है क्वांटिटेटिव अप्रोच का। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या रहता है कि नैरेटिव रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज, थीम्स, ओके, इस तरह से हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च का बात करें, ऑब्जेक्टिविटी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, न्यूमेरिक डाटा, लार्ज सैंपल रहता है, जनरलाइजेबिलिटी क्वांटिटेटिव रिसर्च का ज़्यादा रहता है, स्टैंडर्डाइज डाटा कलेक्शन प्रोसीजर यहाँ रहता है, प्रिसीजन डाटा प्रिसीजन रहता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रहता है, रिप्लिकेशन रहता है, डिडक्टिव रीजनिंग रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसीलिए मैं इसको इंक्लूड किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो 5 तरह का जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो कि हमारा रिसर्च में यूज हो रहा है, सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये एक तरह का रिसर्च है जहाँ कि हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटरवेंशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं और यहाँ जो वेरिएबल है, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इम्पैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल को उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। ओके। यहाँ जो रिसर्च क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं इज देयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कि दो वेरिएबल्स में किस तरह का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी करते हैं। क्योंकि इसी का जो पर्पस है वो क्या है टू डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। क्योंकि यह इसी का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है कि दो वेरिएबल्स के अंदर किस तरह से रिलेशनशिप है उसी को डेमोन्स्ट्रेट करना, स्पेसिफिकली टू शो दैट चेंजेस इन वन वेरिएबल कॉज चेंजेस टू अकर इन ए सेकेंड वेरिएबल। यहाँ हम लोग क्या शो करते हैं कि एक वेरिएबल का जो चेंजेस का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल्स
के ऊपर किस तरह से वो इम्पैक्ट डाल रहा है, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अगर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बात करें तो यह हम लोग वो क्वेश्चन जैसे कि इज देयर एविडेंस ऑफ ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है दो वेरिएबल्स के अंदर, उसी का कोई एक्सपेरिमेंट एविडेंस है। देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ओके। वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा अलग रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह का एविडेंस वो दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, उसके लिए है हमारे पास। इसका जो पर्पस रहता है टू ऑब्टेन एविडेंस of a cause and effect relationship. However, a quasi-experimental study cannot be unambiguously establish a causal relationship. ओके, वही सेम चीज है। नॉन एक्सपेरिमेंटल जो कि जहाँ की हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के अंदर हम लोग को रिलेशनशिप को दिखते हैं, और यह हम लोग ट्राई करते हैं और डेमोस्ट्रेट करते हैं जो किस तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है और है दो वेरिएबल के अंदर और दो ग्रुप के अंदर। कोरिलेशनल में हम लोग क्या देखते हैं, इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, वही सेम चीज हम लोग कोरिलेशनल में भी देखते हैं। लेकिन यहाँ जो इसका जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है, टू मेजर एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, कि यहाँ जो पर्पस रहता है वो मेजर करना रिलेशनशिप को, डिस्क्राइब करना रिलेशनशिप को, विदाउट अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ लेकिन हम लोग कॉज एंड इफेक्टिव को नहीं देखते हैं। और जो लास्ट में है वो डिस्क्रिप्टिव, यहाँ हम लोग देखते हैं करंट स्टेटस क्या है, एक इंडिविजुअल्स वेरिएबल का करंट स्टेटस क्या है, इसी को हम लोग ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, टू डिस्क्राइब द वेरिएबल इन देयर करंट स्टेट। हो गया कि किसी वेरिएबल जो करंट स्टेट है उसका, उसी को हम लोग डिस्क्राइब करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। कि देखिए कि बहुत सारे तरह का आपको रिसर्च डिजाइन मिल जाएगा, जैसे कि कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, हो गया, तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन में क्या होता है कि दोनों क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों तरह से डाटा कलेक्शन किया जाता है और उसका डाटा एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद कलेक्शन के बाद, एनालिसिस के बाद, वो एनालिसिस को कंपेयर किया जाता है और उसी को क्या किया जाता है कि इंटरप्रेट किया जाता है। हो गया, इसी को बोला जाता है कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, ये क्या है, यहाँ जो क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, क्वांटिटेटिव डाटा, उसके बाद उसका एनालिसिस होता है। वो डाटा एनालिसिस के बाद उसका फॉलो अप किया जाता है, वो जो सैंपल है उसका। उसके बाद फिर उनसे, वही सैंपल से क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि इंटरप्रिटेशन किया जाता है। हो गया, और यहाँ ज्यादातर हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, व्हाट क्वांटिटेटिव रिजल्ट नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, की किस तरह का क्वांटिटेटिव रिजल्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए, उसको हम लोग यहाँ डिटरमाइन करते हैं। देखिए कि कन्वर्जेंट पैरेलल में हम डाटा को क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, डाटा को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, पैरेलली कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस भी पैरेलली कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एनालिसिस का जो रिजल्ट है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में क्या किया जाता है कि पहले क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो डाटा का एनालिसिस होता है, उसके बाद उसको फॉलो अप किया जाता है, उसके बाद फिर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसी का एनालिसिस होता है और उसके बाद जाकर उसका इंटरप्रिटेशन लिखा जाता है। लेकिन हम लोग एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन को बात करें, देखिए एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में क्वांटिटेटिव पहले किया जाता है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में क्या जाता है कि पहले क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसका एनालिसिस होता है, उसके बाद वही डाटा के आधार पर हम लोग एक टूल डेवलप करते हैं, वो टूल से हम लोग क्वांटिटेटिव सर्वे करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूज क्वांटिटेटिव रिजल्ट टू डेवलप न्यू इंस्ट्रूमेंट। और ओके, यहाँ हम लोग जो क्वालिटेटिव रिजल्ट है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि जो टूल बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेटरी में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिजल्ट जो है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, व्हाट। ओके,
तो नेक्स्ट अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, नेचुरलिस्टिक सेटिंग में इसको कंडक्ट किया जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग का यहाँ जरूरत पड़ता है, इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग मेकिंग रहता है, रिचनेस एंड इन डेप्थ रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ हमको ज़्यादातर मिलता है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हमको यहाँ करना पड़ता है, सब्जेक्टिविटी देखने के लिए मिलता है। ये कुछ इसका जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च का। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो नेचुरल सेटिंग रिसर्चर यहाँ खुद क्या बनता है कि एक इंस्ट्रूमेंट का जैसे काम करता है, मल्टीपल सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसका ट्रायंगुलेशन यहाँ होता है। ओके, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव डाटा एनालिसिस पैटर्न दोनों को यहाँ अप्लाई किया जाता है, और जो पार्टिसिपेंट का जो मीनिंग है उनके हिसाब से वो मीनिंग के ऊपर ज़्यादा करके फोकस किया जाता है और उसी के आधार पर फाइंडिंग्स लिखा जाता है। और ये एक तरह का एमर्जेंट डिजाइन है, क्योंकि यहाँ सम फेजेस जो है जो कि उसी को इधर उधर किया जा सकता है, मतलब आगे पीछे थोड़ा किया जा सकता है। रिफ्लेक्सिविटी यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो रिसर्चर है वो उसका जो वो रिफ्लेक्शन है वो दे सकता है। एक तरह का होलिस्टिक अकाउंट है, यहाँ नैरो नहीं है, ये एकदम ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमको क्वालिटेटिव रिसर्च देखने के लिए मिलता है। कुछ यूनिक एट्रीब्यूट को अगर क्वालिटेटिव रिसर्च का दिखे तो जैसे कि वो यहाँ एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि यहाँ वो क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ होता ही नहीं है, किसी को भी यहाँ ट्रूथ मानकर नहीं चला जाता है। ओके, जो भी रेस्पोंडेंट का जो व्यू रहता है वो ट्रूथ होता है, हो गया, वो सच होता है, लेकिन कोई भी यहाँ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं रहता है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग सिचुएशन में जो ट्रूथ है वो अलग अलग रहता है। ट्रूथ जो है वो कॉन्टेक्चुअल रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च के हिसाब से, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर पैराडिजम्स को आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ट्रूथ जो हो वो एब्सोल्यूट रहता है, ओके, वो एकदम फिक्स रहता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या रहता है, ट्रूथ एब्सोल्यूट मतलब वो फ्लेक्सिबल रहता है। क्यों फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि यहाँ जो अलग अलग इंडिविजुअल लोग जो है वो ट्रूथ को अलग अलग वे से दिखते हैं, कि इसके लिए जो चीज ट्रू है वो दूसरे के लिए ट्रू नहीं होता। तो इसके लिए ये ट्रूथ जो है इसी का एब्सोल्यूटनेस का एब्सेंस हमको क्वालिटेटिव रिसर्च में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये सच भी है कि कोई एक चीज़, कोई एक फेज, एक सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग रहता है। तो इसीलिए ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो कंटेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि कौन सा कंटेक्स्ट में वो है, ओके, तो उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। उसके बाद जो मीनिंग है उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। पार्टिसिपेंट रिसर्चर रिलेशनशिप के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। और यहाँ जो रिसर्चर है वो खुद इंस्ट्रूमेंट का जैसे काम करता है, और यहाँ कोई टूल्स बनाना नहीं पड़ता, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वेश्चन या स्केल बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे नहीं होने से खुद रिसर्चर एक इंस्ट्रूमेंट का जैसे काम करता है, जाएगा ऑब्जर्वेशन करेगा, बातचीत करेगा, ओके, इस तरह से किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ हमको फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ को अलग अलग तरह का इशूज और क्वेश्चन जो है उसी को एड्रेस किया जाता है, और यूनिक ऑनलाइन एंड मोबाइल कैपेबिलिटीज यहाँ यूज किया जाता है। कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस भी यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग देखिए जो अदर टाइप का रिसर्च जैसे कि नैरेटिव केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल, फेनोमेनोलॉजिकल, एथनोग्राफिक, तो नैरेटिव को पहले देख लीजिए कि ये क्या करता है कि इसका जो मेन जो फोकस रहता है वो एक्सप्लोर सिचुएशन, सिनेरियो एंड प्रोसेस। जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, प्रोसेस है, उसको एक्सप्लोर करना क्या रहता है कि नैरेटिव रिसर्च का मेन फोकस रहता है। और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि नैरेटिव रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग, कंटेंट रिव्यू, थीम, ये सब चीज इसी का डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी रहता है। और यहाँ जो इन डेप्थ नरेशन हमको देखने के लिए मिलता है कोई भी इवेंट और सिचुएशन का। केस स्टडी का बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ एपिसोड इवेंट विथ फोकस ऑन आंसरिंग हाउ क्वेश्चन, हो गया कि हम लोग केस स्टडी में ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई एक केस के ऊपर फोकस करते हैं और हम लोग हर वक्त क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कैसे ये है, तो कैसे है, ओके, उसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। और यहाँ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, ओके, फिजिकल इंस्पेक्शन, इस तरह का चीज़ को हम लोग यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। और जो आइडेंटिफिकेशन थीम्स हो गया उसका जो थीमेटिक एनालिसिस यहाँ हमको दिखने के लिए मिलता है। यहाँ जो इन डेप्थ स्टडी
ऑफ पॉसिबल लेसन लर्न फ्रॉम केसेस इन केसेस। ओके, ग्राउंडेड थ्योरी का बात करें तो यहाँ ये एक तरह का इन्वेस्टिगेट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चनर के थ्रू हम लोग रिसर्च करते हैं, डाटा कोडिंग, कैटेगराइजेशन, थीम, डिस्क्रिप्शन, ओके, इस तरह का चीज़ देखने के लिए मिलता है। और थ्योरी एंड थ्योरेटिकल्स मॉडल भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च का बात करें तो यहाँ क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट हमको यहाँ करते हैं, इंटरव्यू सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, फेनोमेनोलॉजिकल का देखिए तो अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंसेस, लोगों का जो एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, उसी को खोलना क्या है, फेनोमेनिकल रिसर्च है। और इंटरव्यू सर्वे और ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च का बात करें तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट सोशल ग्रुपिंग और कल्चरल सिचुएशन। जो सोशल ग्रुपिंग है और कल्चरल सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करना, इंटरप्रेट करना हमको एथनोग्राफिक रिसर्च में मिल जाता है। और इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ओके, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ हमको एथनोग्राफिक रिसर्च में थोड़ा देखने के लिए मिलता है। क्वालिटेटिव डाटा का बात करें तो फोकस ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। केस स्टडीज, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफी, ओके, ये सब कुछ क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये डाटा क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को डाटा कलेक्शन टूल को देखिए तो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन जो टूल रहता है वो ज़्यादातर क्लोज एंडेड रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, सेमेंटिक ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक, ये सब कुछ हमको क्वांटिटेटिव में देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है, जो यहाँ ओपन एंडेड, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, किस तरह का क्वेश्चनर देखने के लिए मिलता है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, इमेज एनालिसिस, वीडियो रिकॉर्डिंग, इस तरह का चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग टाइप ऑफ डाटा प्रोसीजर को देखिए तो यह न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल रहता है, लेकिन क्वालिटेटिव में क्या रहता है, वर्ड, इमेज, ऑडियो के थ्रू रहता है। अगर हम लोग एनालिटिकल टेक्निक को देखिए तो काउंटिंग, कंपेयरिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सब चीज इसी के थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में देखिए तो थीमेटिक एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस, इमेज एनालिसिस हमको करने के लिए देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड का बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव अमाउंट के थ्रू हम लोग करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वालिटेटिव अमाउंट के थ्रू हम लोग करते हैं। वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्वालिटेटिव में नंबर के ऊपर फोकस किया जाता है क्वांटिटेटिव में। ओके, पार्टिसिपेंट का व्यू पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जो रिसर्चर का व्यू पॉइंट क्वांटिटेटिव में इंपॉर्टेंट रहता है। रिसर्चर क्लोज रहता है क्वालिटेटिव में, लेकिन रिसर्चर डिस्टिंक्ट रहता है क्वांटिटेटिव में। थ्योरी एमरजेंट क्वालिटेटिव के थ्रू किया जाता है, थ्योरी का जो टेस्टिंग वो क्वांटिटेटिव के थ्रू किया जाता है। अनस्ट्रक्चर रहता है क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चर रहता है क्वालिटेटिव, अनस्ट्रक्चर रहता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रहता है स्ट्रक्चर। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में देखने के लिए मिलता है, जनरलाइजेशन हमको क्वांटिटेटिव में देखने के लिए मिलता है। रीच डीप डाटा हमको क्वालिटेटिव में मिलता है, लेकिन हार्ड रिलेबल डाटा हमको क्वांटिटेटिव में मिलता है। मीनिंग के ऊपर हम लोग एम्फसाइज करते हैं क्वालिटेटिव में, बिहेवियर के ऊपर एम्फसाइज करते हैं क्वांटिटेटिव में। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखिए, ए रिसर्चर वांट टू टेस्ट whether a particular teaching method will reduce the absenteeism of standard 9th in a school. The research in the statement is an example of कि एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि whether a particular teaching method will reduce the absenteeism, कि क्लास 9 स्टूडेंट को ये टीचिंग मेथड्स जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड, क्या वो जो एब्सेंटनेस है स्टूडेंट का उसी को रिड्यूस कर रहा है, उसी को स्टडी करना है। तो कौन सा हम लोग यूज करने हैं, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट, इंडिकेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट ए मेजर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ 3 सब्जेक्ट such as English, mathematics, social science according to the interest of student can be categorized. Option ordinal, nominal, interval, ratio। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इंडिकेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट ए मेजर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द 3 सब्जेक्ट सच एज, कि 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस है। ओके, और अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कैन बी कैटेगराइज, कि वो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा स्केल में आएगा, तो वो ऑब्वियसली वो ऑर्डिनल स्केल में ही आएगा। क्या ऑर्डिनल स्केल में ही आएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है
उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। ओके, उसी को हिसाब से इसको क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, नॉमिनल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमको ऑर्डर भी देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा पहले, कौन सा बाद, कौन सा लास्ट आ रहा है, उसको भी हमको देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए ये ऑर्डिनल में आएगा। अगर हम लोग स्केल को देखें तो मेजरमेंट 4 स्केल देखने के लिए मिलता है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अगर हम लोग ऑर्डर और वैल्यू का बात करें तो ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो में वो देखने के लिए मिलता है, लेकिन नॉमिनल्स में वो ऑर्डर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन काउंट, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो वो चारों स्केल में देखने के लिए मिलता है। नॉमिनल में भी रहता है, ऑर्डिनल में भी रहता है, इंटरवल में भी रहता है, रेशियो में भी रहता है। मोड का बात करें तो हमको ये भी चीज हर एक चीज में देखने के लिए मिल जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो मोड ऑटोमेटिकली रहेगा ही रहेगा। मीडियन का बात करें तो नॉमिनल को छोड़कर हर एक स्केल में हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो में मिल जाएगा। मीन लेकिन नॉमिनल, ऑर्डिनल में नहीं मिलेगा, आपको इंटरवल, रेशियो स्केल में मिल जाएगा। अगर हम लोग कैन क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन इच वैल्यू, तो इंटरवल और रेशियो का जो वैल्यू है उसी के अंदर हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन नॉमिनल ऑर्डिनल के अंदर हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कैटेगरिकल वेरिएबल है। ओके, कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट वेरिएबल, हाँ, अगर आप ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल का डाटा से। आप नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल का डाटा को कुछ कर नहीं सकते, ना यहाँ एडिशन कर सकते हैं, ना यहाँ सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल का जो डाटा है उसी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला चीज इंटरवल स्केल में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो ट्रू जीरो है वो रेशियो स्केल में ही देखने के लिए मिलता है। ये जो एक स्लाइड है, यहाँ से आपको बहुत सारे तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्केल में जीरो वैल्यू देखने, ट्रू जीरो देखने के लिए मिलता है, वो है रेशियो स्केल। कहाँ हम लोग कौन सा स्केल का डाटा को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल का जो डाटा है उसी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां ट्रू जीरो है। लेकिन सब्सट्रैक्ट और एडिशन का बात करें, ओके, सब्सट्रैक्शन और एडिशन का बात करें तो या हम लोग क्वांटिफाई द डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का बात देखिए तो सब्सट्रैक्ट का मतलब द डिफरेंस में मिल जाएगा, वो हमको इंटरवल और रेशियो स्केल में देखने के लिए मिलेगा। मीन जो है वो इंटरवल, रेशियो स्केल में देखने के लिए मिलेगा। मोड जो है वो हर एक स्केल में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मीडियन जो है वो 3 स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम लोग ये 4 स्केल का कैरेक्टरिस्टिक को हम देखिए तो नॉमिनल्स जो रहता है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और कोई एक चीज का डेफिनेशन देने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि ब्रांड्स, जेंडर, रेस, कलर। ओके, ये सब कुछ क्या है कि ये उसका जो एक तरह का कैटेगरीज है। पॉसिबल स्टैटिस्टिक, ये हम लोग इस तरह का डाटा से यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, बाइनोमियल टेस्ट, कैस्केड टेस्ट। ओके, ये सब चीज हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ऑर्डिनल का बात करें तो यहाँ क्या रहता है, जो नंबर जो है वो एक ऑर्डर का फॉर्म में रहता है, एटीट्यूड, प्रेफरेंस, ओपिनियन, सोशल, क्लासेस, ऑक्यूपेशन। ओके, और यहाँ मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसिमल, उसके बाद परसेंटाइल, माइनोटिन्यूड टेस्ट, कुस्कल कोरिलेशन, स्पेयरमैन कोरिलेशन, ये सब चीज हम देखते हैं ऑर्डिनल में। इंटरवल का बात करें तो यहाँ हम लोग डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, वो इंटरवल को लेकर यहाँ हम लोग देखते हैं कि एटीट्यूड, ओपिनियन, अवेयरनेस, प्रेफरेंसेस, इंडेक्स नंबर। ओके, और यहाँ हम लोग कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, है ना, एनोवा, पियर्सन, ये सब चीज यूज कर सकते हैं। रेशियो स्केल का बात करें तो यहाँ हमको क्या कंपेयर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स, कंपैरिजन एंड प्रॉपर्टीज, या एज, प्राइस, नंबर, कंज्यूमर सेल ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इनकम, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक का बात करें तो ज्योमेट्रिक एवरेज, हार्मोनिक एवरेज, कोफिशिएंट, वेरिएशन, ये सब चीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. If triangulation is used, the validity and credibility of the finding are enhanced and the pressure of any research bias is removed. Reason, in triangulation, multiple data set, method and theories are used to address a research question. तो आंसर जो है वो 1 है, और ऑब्वियसली ये सही है, वो दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और आर जो है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि देखिए ट्रायंगुलेशन में हम लोग करते क्या है कि
ट्रायंगुलेशन तो बहुत तरह का होता है, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन होता है। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड को ट्रायंगुलेट करते हैं। ओके, अलग अलग मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, अलग अलग मेथड से हम लोग मेथोडोलॉजी यूज करके कोई एक पर्टिकुलर को स्टडी करते हैं और उसका फाइंडिंग्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। डाटा ट्रायंगुलेशन किया जाता है कि अलग अलग सोर्स से डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसी को ट्रायंगुलेट किया जाता है। उसी को ट्रायंगुलेट मतलब एक तरह का दो तीन सोर्स से क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और उसी में देखते हैं कि कौन सा चीज सिमिलर है। ओके, और उसी को एक्सेप्ट करते हैं, वही है डाटा ट्रायंगुलेशन। थ्योरी ट्रायंगुलेशन भी किया जाता है, इन्वेस्टिगेटिव ट्रायंगुलेशन ये भी हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग ट्रायंगुलेशन का बात करें तो वो चार तरह का देखने के लिए मिलता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज -1, +1, 0 एंड 10। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज +1। क्योंकि देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये एक तरह का नंबर है जो कि क्या किया जाता है, जिसको कि यूज किया जाता है कि किसी लेवल का रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल के अंदर है वो किसी लेवल का है। और ये जो स्ट्रेंथ रहता है वो -1 से लेकर +1 के अंदर वो कोरिलेशन हम लोग देखते हैं। और इफ टू वेरिएबल हैव ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 1 दे हैव ए परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन। कि अगर कोई दो वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन 1 है तो उसी को हम लोग परफेक्ट कोरिलेशन हम लोग बोलते हैं। अगर हम देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट को तो ये -1 से लेकर +1 के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। -1 जो रहता है वो स्ट्रांगली क्या रहता है, नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, लेकिन +1 की तरफ जो रहता है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन हमको देखने के लिए मिलता है। और 0 में जो रहता है उसको नो कोरिलेशन और 0 कोरिलेशन हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग टाइप्स का बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन देखने के लिए मिलता है, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन देखने के लिए मिलता है, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए समझते हैं ये अलग अलग तरह का जो कोरिलेशन है वो क्या है। पॉजिटिव कोरिलेशन का बात करें तो जब दो वेरिएबल कोई एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ओके, उनका जो मूवमेंट है सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप देख लीजिए कोई मेथड ऑफ टीचिंग आप यूज किए हैं तो उसके लिए उसी को जब इंक्रीज करते जा रहे हैं या जब रीइंफोर्समेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं तब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को तो वो क्या हो रहा है कि जो अचीवमेंट है स्टूडेंट का वो बढ़ता जा रहा है। ओके, आप बच्चे को जो एग है वो क्लास में जब आप 1-2 करके बढ़ाते जा रहे हैं या हर दिन जैसे रोज रोज देते जा रहे हैं तो आप जो स्टूडेंट का जो इंक्रीमेंट है जो हमारा प्रेजेंट जो है ओके वो बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, व्हेन टू वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि जब कोई एक आप दे रहे हैं लेकिन दूसरा वाला घटता जा रहा है, कोई जब एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा वाला जब नीचे जा रहा है तब उसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। लीनियर कोरिलेशन का बात करें तो जब कोई भी चेंज in one variable tend to bear a constant ratio to the amount of change in other variable। कि देखिए लीनियर कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ ये दिखते हैं जब कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम लोग ले लेते हैं में जब चेंज हो रहा है तो उसी अमाउंट का चेंजेस डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर भी दिख रहा है। ओके, अगर दिख रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर कोरिलेशन हम लोग बोलेंगे। लेकिन जब चेंजेस इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर ए कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज, लेकिन जब ये जो अमाउंट है जितना अमाउंट इंडिपेंडेंट में आप किए हैं उतना अगर डिपेंडेंट से नहीं दिखने के लिए मिल रहा है तो उसी को हम लोग नॉन लीनियर कोरिलेशन हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट का अगर चेंजेस हो रहा है तो उसी को हम लोग लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल कोरिलेशन का बात करें कि जब दो वेरिएबल को हम लोग कोरिलेट करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको सिंपल बोला जाता है। मल्टीपल्स का बात करें जब मोर देन 3 वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, 3 और मोर देन 3 के अंदर जब हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। पार्शियल कोरिलेशन का बात करें तो जब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एग्जामिन कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट, कि देखिए बहुत सारे वेरिएबल रहता है जिसको कि हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जब हम लोग वो वेरिएबल को कांस्टेंट रखकर
वो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक को लेकर आएगा। नेक्स्ट, द राइट सीक्वेंस ऑफ टेस्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस is collection of data, interpretation of result, identifying research problem, writing the objective. So the answer of this question is option 3, that is first step is identifying research problem, second one is identifying writing the objective, third one is collection of data, and the last one is interpretation of result. अगर हम लोग रिसर्च स्टेप का बात करें तो पहले हम लोग को क्या मिलता है कि पहले हमको प्रॉब्लम्स हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसी के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, आरआरएल जिसको हम लोग बोलते हैं, रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, जो प्रीवियस स्टडी होता है उसका रिलेटेड उसी को हम लोग करते हैं। उसके बाद जो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मुलेट करते हैं कि देखिए पहले हम लोग सिर्फ रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किए थे और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किए थे, एम एंड ऑब्जेक्टिव को, और उसी के हिसाब से हम लोग लिटरेचर रिव्यू किए। लेकिन अभी हम लोग क्या किए कि रिसर्च को फॉर्मुलेट किए, रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किए, उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग यहाँ क्या क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो बनाते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से बन जाता है। उसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन बाद डाटा एनालिसिस होता है, फाइंडिंग्स डिस्कशन होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस आर द पैरामीट्रिक टेस्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट? एफ टेस्ट, मीडियन टेस्ट, टी टेस्ट, साइन टेस्ट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज ए एंड सी। इट मींस एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट बोथ आर पैरामीट्रिक टेस्ट, लेकिन मीडियन टेस्ट और साइन टेस्ट बोथ आर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को देखें तो पहले नॉन पैरामीट्रिक देख लेते हैं। तो काई स्क्वायर जो फिटनेस ऑफ कोड भी हम लोग बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट जिसको भी बोलते हैं, उसको नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक बोला जाता है। वन सैंपल मीडियन टेस्ट, काई स्क्वायर मेरिट यू टेस्ट, कुस्कल वॉलिच टेस्ट, मैग्नेमियर टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, कॉकरन्स क्यू टेस्ट, फ्रेडमैन्स एनोवा, फाई कोफिशिएंट, पॉइंट बाइसेरियल, रैंक बाइसेरियल, स्पीयरमैन रो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, प्रोपोर्शनल ऑड रिग्रेशन, कैप्लेनर्स मेरियर, कॉकरन्स, मेंटल्स, हेंजल्स, कॉक रिग्रेशन, ये सब नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक है। अगर हम देखिए नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक्स को, तो विल्कॉक्स साइन और रैंक टेस्ट जाके हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि जो मीडियन है, कोई एक मीडियन को, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, या दो डिपेंडेंट पेयर मीडियन को कंपेयर करते हैं। अगर विल्कॉक्स और साइन रैंक टेस्ट को देखिए, नॉन पैरामीट्रिक जो है उसका पैरामीट्रिक तो वो जेड टेस्ट, जाके हम लोग क्या करते हैं कि एक सैंपल, उसके बाद वन सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, वो देखने के लिए मिलता है। मानोविटिनी जहाँ की दो इंडिपेंडेंट मीडियंस के ऊपर कंपेयर करते हैं, उसका अल्टरनेटिव हमको टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट देखने के लिए मिलता है। क्रुस्काल वॉलिच, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बार पूछा गया है। क्रुस्काल वॉलिच का बात करें तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो कौन सा है, वन वे एनोवा है। और यहाँ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है 3 और मोर देन 3 मीडियंस के अंदर जब हम लोग कंपेयर करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रुस्काल वॉलिच और वन वे एनोवा। लेकिन फ्रेडमैन्स का बात करें तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो है 2 वे एनोवा है। काइस्कर टेस्ट का एनोवा जो है वो नहीं है पैरामीट्रिक स्टेट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कॉल फॉर द यूज ऑफ रेशियो स्केल? Option: a researcher want to assert that the two persons X and Y differ in their attitude toward nationalization of education. He wishes to state that the attitude of person X is more favorable than that of Y. He wishes to make a statement that as compared to Y, X is more in favor of nationalization. He want to show that X is twice as much in favor of nationalism as Y. So the answer of this question is option 4, that is he want to show that X is twice as much in favor of internationalization of Y. देखिए जो हम लोग मल्टीप्लीकेशंस कर सकते हैं वो तो हर जगह में कर सकते हैं, लेकिन रेशियो यहाँ क्या हो रहा है कि ही वांट टू शो दैट एक्स ट्वाइस, ये रेशियो आ गया, मतलब
1:2। ओके, ये रेशियो आ गया, तो इसीलिए ये वाला जो चीज़ है वो रेशियो स्केल में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, ही विशेस टू मेक ए स्टेटमेंट दैट आज कंपेयर टू वाई एक्स इज मच मोर इन फेवर ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, तो मच मोर यहाँ हम लोग इसी को नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग 4 नंबर ऑप्शन को देखें तो ट्वाइस जो आ रहा है, तो इसके लिए ये रेशियो के अंदर क्या आ रहा है कि आ रहा है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज an example of a grounded theory design approach? Option: observing behavior in a control experiment, collecting data and systematically developing theories, analyzing historical document to verify hypotheses, surveying a large sample to confirm the existing theories. So the answer of this question is option 2, that is collecting data and systematically developing theory. ये जो है वो ग्राउंडेड थ्योरी का एक अप्रोच है, क्योंकि हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी में क्या करते हैं कि जो थ्योरी का जो है डेवलपमेंट करते हैं और उसके लिए सिस्टमेटिक वे को फॉलो करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग देखिए तो ग्राउंडेड थ्योरी का प्रोसेस पहले यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम्स डेवलप किया जाता है, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन आता है और उसके बाद देखिए थ्योरेटिकल सैम्पलिंग बनाया जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है, लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया जाता है। ओके, यहाँ डाटा कलेक्शन करने के बाद उसके बाद अपॉन कोडिंग होता है, कांस्टेंट कंपैरिजन रहता है और उसके बाद एक्सियल कोडिंग हमको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सिलेक्टिंग कोडिंग उसको करते हैं और थ्योरी डेवलपमेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैरेटिव रिसर्च, कि इनमें से कौन सा नैरेटिव रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन: एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशन, objective and detached researcher perspective, emphasis on individual experiences, focus on objective meaning making. So the answer of this question is option 4, that is focus on objective meaning making. Okay, objective meaning making जो रहता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखने के लिए मिलता है, लेकिन नैरेटिव रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, तो इसीलिए ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर हम देखिए एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशन, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है और ये नैरेटिव रिसर्च में भी किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड डिटैच्ड रिसर्चर पर्सपेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव और जो रिसर्चर पर्सपेक्टिव जो है वो डिटैच रहता है। ओके, तो ये नैरेटिव रिसर्च में होता है। एम्फासिस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, और इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेंट का जो एक्सपीरियंस, सैंपल का जो इन्फ्लुएंस, उसी के ऊपर एम्फासिस जो है उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है। अगर हम लोग नैरेटिव देखिए, 2 तरह का एनालिसिस है, एक नैरेटिव एनालिसिस और एक ग्राउंडेड थ्योरी। नैरेटिव एनालिसिस में क्या किया जाता है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर थोरो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए केस, की कोई एक केस को थोरोली हम लोग क्या करते हैं, यह स्ट्रक्चर वे में कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। लेकिन ग्राउंडेड में क्या किया जाता है, ए प्रोसीजर फॉर कोडिंग डाटा एंड ए लॉजिक फॉर जनरेटिंग थ्योरी, की यहाँ हम लोग कोडिंग करते हैं एक प्रोसीजर में, उसके बाद लॉजिक देते हैं एक थ्योरी को जनरेट करने के लिए। नैरेटिव रिसर्च जो रहता है कि एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर बेस करके रहता है, लेकिन ग्राउंडेड जो रहता है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस के अंदर वहाँ देखने के लिए मिलता है। बोथ द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट एंड इट्स सबटल लिंग्विस्टिक न्यूसेंस हमको नैरेटिव रिसर्च में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में 3 बेसिक एलिमेंट, लेवल, कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज देखने के लिए मिलता है। नैरेटिव एनालिसिस में नो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का कुछ इंपोर्टेंस नहीं रहता है, टेक्स्ट का कोई इंपोर्टेंस नहीं रहता है, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरीज में ये सब कुछ इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। नैरेटिव रिसर्च का बात करें तो ये इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादातर कंसंट्रेट करता है, और उसका जो क्रोनोलॉजी है, किसी तरह से उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो एक्सपीरियंस का जो क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस है, उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। और जो डाटा जो कलेक्शन है वो ऑटोबायोग्राफी, इंटरव्यू, जर्नल के थ्रू यहाँ किया जाता है। अगर हम लोग की फीचर को देखिए नैरेटिव रिसर्च का, तो यहाँ क्या किया जाता है कि एक कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, और एक कॉन्टेक्चुअल सेटिंग में जो इंडिविजुअल है उसका जो स्टोरीज है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, और यहाँ हम लोग अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करते हैं स्टोरी में। और उसके साथ साथ जो फिजिकल सेटिंग्स में भी हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल सेटिंग को भी हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नैरेटिव रिसर्च में। और सेटिंग में भी डिस्क्राइब्ड बिफोर इवेंट और एक्शन, और ये जो सेटिंग जो है वो बिफोर इवेंट और एक्शन से पहले इसको किया जाता है। और यहाँ कोलाबोरेट थ्रू आउट द प्रोसेस, यहाँ एक तरह का जो कोलाबोरेशन है वो थ्रू आउट द प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, और पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिवली यहाँ इन्वॉल्व रहते हैं ये इंक्वायरी में। नेक्स्ट अगर की फीचर का बात करें तो ये यहाँ टेम्पोरलिटी दिखने के लिए मिलता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो है
कहाँ भी कभी भी जो भी हुआ है वो सबको इंक्लूड करते हैं। सोशलिटी रहता है, पर्सनल, सोशल, कल्चरल, वो व्हाई, हु, ये सब कुछ को एड्रेस किया जाता है। स्पाइटिलिटी जो स्पेस एनवायरनमेंट, उसी को भी एम्फसाइज किया जाता है। अगर हम लोग डाटा कलेक्शन नैरेटिव रिसर्च का अलग अलग जो टाइप्स डिजाइन दिखे तो ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, लाइव राइटिंग हो गया, पर्सनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ स्टोरीज एंड लाइफ हिस्ट्रीज। और देखिए ये ऑटोबायोग्राफिक जो होता है वहाँ पर्सनल डॉक्यूमेंट में रहता है, वो पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर जाता है और इसी को ऑटो एथनोग्राफिक्स के अंदर लिया जाता है। बायोग्राफिक्स का बात करें तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ के ऊपर डील करता है और ये एथनो साइकोलॉजिस्ट के अंदर आता है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है, इसके लिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ कि ऑटो एथनोग्राफिक्स किसी को डील कर रहा है, वही ऑटो बायोग्राफी को डील कर रहा है। एथनो साइकोलॉजिस्ट किसी को डील कर रहा है, बायोग्राफी को डील कर रहा है। लाइफ राइटिंग जो है लाइफ स्टोरीज और लाइफ हिस्ट्रीज को इंक्लूड कर रहे हैं, वो किसी को डील कर रहा है। पर्सन सेंटर्ड जो एथनोग्राफिक्स है उसी को डील कर रहा है। पर्सनल अकाउंट वो ओरल हिस्ट्री, पॉपुलर मेमोरीज के अंदर आ रहा है। पर्सनल नैरेटिव वो एथनो हिस्टोरीज जो है उसी के अंदर आ रहा है और ये लैटिन अमेरिका टेस्टिमोनीज के अंदर आ रहा है। नैरेटिव इंटरव्यू जो कि एथनोबायोग्राफिक के अंदर आ रहा है और पुलिस मेमोरीज किया जा रहा है। अगर हम देखिए तो ये नैरेटिव रिसर्च का जो स्टेप है वो पहला स्टेप जो रहता है वो जो फिनोमेना है उसको आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लोर करना, उसको एड्रेस करना। दूसरा जो है वो पर्पसफुली सिलेक्ट करना इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट जो है वो स्टोरी को कलेक्ट करना। ओके, और यहाँ दो तरह का चीज देखने के लिए मिलता है, टेल देयर स्टोरी, कलेक्ट अदर फील्ड टेक्स्ट। ओके, कि पहले तो वो पार्टिसिपेंट जो है उनका स्टोरी बोलते हैं और यहाँ रिसर्चर क्या करता है कि जो कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट जो है वो अलग अलग वे से स्टोरी करता है। उसके बाद उसको रिस्टोर करता है, रिस्टोरी करता है, रिटेल्स करने के लिए बोला जाता है स्टेप 4 स्टेप में। और यहाँ जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर एक तरह का रिलेशनशिप बनाता है। उसके बाद जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट को यहाँ दिखता है। उसके साथ साथ जो स्टोरी जो है उसको एक्सप्लेन करता है ये वाला स्टेट में, और उसके साथ साथ जो स्टोरी है उसको थेमेटिकली उसको एनालाइज करता है। नेक्स्ट कोलाबोरेट करता है जो पार्टिसिपेंट और स्टोरी टेलर के साथ। ओके, और उसके बाद जो स्टोरी है उसको वो लिखता है। ओके, और उसके बाद जो स्टोरी है उसका जो वैलिडिटी है वो जो बोला है स्टोरी टेलर उसी से वो वैलिडेट करवाता है। अगर हम लोग देखिए तो दो तरह का चीज हमको में कंफ्यूजन आता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक नैरेटिव एनालिसिस ऑफ नैरेटिव और दूसरा वाला है नैरेटिव एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ नैरेटिव क्या है कि देखिए यहाँ क्या रहता है, डाटा रहता है और डाटा जो रहता है वो कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू रिटन टेस्ट के थ्रू। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो कैसे रहता है, थीम, टोपोलॉजीज, डिग्मेटिक कैटेगरीज के अंदर वो रहता है। लेकिन नैरेटिव एनालिसिस की अगर हम देखें तो क्या यहाँ जो नैरेटिव है वो इंटरव्यू और रिटर्न के थ्रू रहता है, लेकिन नैरेटिव एनालिसिस में क्या रहता है, डाटा जो है वो एक्शन, इवेंट और ये क्या नैरेटिव एनालिसिस में जो डाटा है वो एक्शन, इवेंट और हैपनिंग्स जो है उसी के थ्रू रहता है। और यहाँ भी इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट, जर्नल, इसी के थ्रू हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। और यहाँ क्या किया जाता है, रिस्टोरिंग किया जाता है। मतलब नैरेटिव रिसर्च में पहले स्टोरी बोलेगा, उसके बाद फिर रिस्टोरिंग, रिस्टोरी टेलिंग किया जाएगा, उसके बाद उसका एनालिसिस होगा, एनालिसिस के बाद उसका राइटिंग होगा, राइटिंग के बाद वैलिडेट होता है। तो इसको हम लोग एक तरह का नैरेटिव एनालिसिस हम लोग बोलते हैं। नैरेटिव एनालिसिस का बात करें तो यहाँ स्टोरी एनालिस्ट और स्टोरी टेलर दो का मेन पार्ट देखने के लिए मिलता है। जो स्टोरी एनालिस्ट रहते हैं वो डील करते हैं व्हाट एंड हाउ, और स्टोरी टेलर भी व्हाट एंड हाउ के ऊपर डील करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस एंड होलिस्टिक कंटेंट जो है वो स्टोरी एनालिस्ट डील करता है। लेकिन परफॉर्मेटिव एनालिसिस, इंटरेक्टिव एनालिसिस, रियोटिक एनालिसिस, ये सब चीज़ हाउ के अंदर आता है। लेकिन अगर हम लोग स्टोरी टेलर के अंदर देखिए तो क्रिएटिव एनालिटिकल प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए जो इंटरव्यू है जो उसको अगर हम देखिए तो इंटीमेशन, इनिशिएशन, मेन नरेशन, क्वेश्चनिंग और कंडक्टिंग टंग, ऐसे इसका फॉलो किया जाता है। अगर हम लोग नैरेटिव एनालिसिस का की जो एलिमेंट है उसको देखें तो एजेंसी, टेम्पोरलिटी, इवेंट, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, वो सब इंपॉर्टेंस रहता है। और स्टोरी टेलिंग जो है वो अभी इसको अगर डिस्कस करूँगा तो बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसी को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे थोड़ा। अगर कोई इसी से अगर किसी का भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि
कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं भी ह्यूमन हूँ और मैं भी उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मेरे को भी सब कुछ पता है। तो अगर कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, और कोई चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है तो तभी उसको भी कीजिए, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली किसी को भी डिस्कस नहीं किया कर सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेक्शन में। नेक्स्ट, स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेबसाइट फॉर यंग एक्चुअल लर्निंग, स्टडी वेब फॉर एक्शन लर्निंग ऑफ यंग अटेंटिव माइंड, स्टडी वेबसाइट फॉर ऑटोमेटेड यंग एक्टिव माइंड, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। अगर हम लोग देखिए स्टडी वेब स्वयं को, तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड। ओके, ये एस फॉर स्टडी, डबल फॉर वेब ऑफ, ए फॉर एक्टिव लर्निंग, वाई फॉर यंग, ए फॉर एस्पायरिंग एंड एम फॉर माइंड। अगर हम लोग देखिए तो स्वयं का जो स्कोप है यहाँ सेल्फ स्पेस्ड रहता है, और इंटरनेशनल जो कोर्स है उसी को इंटीग्रेट किया जाता है। इंजीनियरिंग सेक्टर का कोर्स देखने के लिए मिलता है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन मिलता है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन मिलता है, स्कूल एजुकेशन इसी के थ्रू आप गेन कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी के थ्रू किया जाता है। जो अर्पिट जो है ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेस जो किया जा रहा है वो भी यहाँ हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग इसी का फीचर का बात करें तो एक जगह में आपको क्या मिल जाएगा, सारे के सारे इंटरेक्टिव ई कंटेंट आपको मिल जाएगा, और यहाँ हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एनी टाइम एनीवेयर। आप कहाँ भी है, कैसे भी है, तो आपके पास अगर एक मोबाइल है, मोबाइल में डाटा है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस, की एक बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं और उसके साथ साथ मॉनिटर कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस भी देखने के लिए मिलता है, डिस्कशन फोरम खोलता है, आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, और ये हाइब्रिड मोड में भी इसका डिलीवरी होता है। अगर हम लोग क्वाड्रेंट का, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया था। ओके, क्वाड्रेंट मतलब फिल्म में 4 क्वाड्रेंट है। ओके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो है ई ट्यूटोरियल, दूसरा वाला जो है ई कंटेंट, तीसरा वाला जो है डिस्कशन फोरम, और चौथा वाला जो है असेसमेंट। पहले क्या किया जाता है कि ई ट्यूटोरियल मतलब आपको वीडियो के थ्रू आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा वाला क्वाड्रेंट में क्या आएगा कि ई कंटेंट आपको पीडीएफ के थ्रू या पीपीटी के थ्रू और कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा आपके पास क्या है कि आपके पास एक डिस्कशन फोरम है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, और जो चौथा जो है असेसमेंट है। हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट ई ट्यूटोरियल, सेकंड ई कंटेंट, थर्ड डिस्कशन फोरम, और जो लास्ट आता है वो असेसमेंट आता है। स्वयं को अगर हम इसका जो कोर्स क्रेडिट है इसको अगर हम देखिए तो क्रेडिट को अगर हम देखिए तो 4 क्रेडिट का जो कोर्स है वो 4 to 12 वीक के अंदर उसको ख़त्म करना चाहिए, और उसका एंड होना चाहिए। जो 4 क्रेडिट का जो कोर्स है उसमें क्या रहता है, 40 वीडियो ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स की 20 आवर का आपको वीडियो लेक्चर वहाँ मिल जाएगा, और 3000 वर्ड में आपको क्या मिल जाएगा कि मॉड्यूल मिल जाएगा, एक कंटेंट आपको मिल जाएगा। स्वयं का जो बोर्ड है इसी को बात करें तो यहाँ आपको एक स्वयं का एकेडमिक बोर्ड मिलता है, उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर आपको 2 मिलेंगे, एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल, और दूसरा वाला जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ग्रुप, और उसके बाद आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर एंड टीम आपको मिल जाएंगे। अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ स्वयं कोर्सेज को देखिए तो यहाँ जो कॉपीराइट रहता है वो सारे के सारे कॉपीराइट का जो रूल्स है उसको फॉलो किया जाता है, और जितना भी कंटेंट रहता है वो स्वयं का प्रॉपर्टी रहता है। ओके, और कोर्सेस जो यहाँ रहता है उसका जो कॉपीराइट है वो स्वयं के पास रहता है, और सीसी विल बी गिवन एक्सप्लिसिटली परमिशन टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल, और ये जो सीसी जो है वो क्या करता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको यूज कर सकते हैं, इस तरह का आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग स्वयं का बात करें तो एसी का सर्टिफिकेशन का बात करें तो एक्सेप्ट एंड अप्रूव इवेल्युएशन फॉर्म्स इन अलाइन टू द होस्ट इंस्टीट्यूशन। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि देखिए कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेटर है और वो किस तरह का कोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम लोग एनसीईआरटी को देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो स्कूल एजुकेशन कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। अगर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को अगर हम देखें वो भी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इग्नू को अगर हम देखिए तो आउट ऑफ स्कूल लर्नर जो है उनके लिए वो कोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन CEC
को अगर हम देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एनपीटीईएल इंजीनियरिंग कोर्स प्रोवाइड करता है, एनआईटीटीआर तो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है, यूजीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स प्रोवाइड करता है, आईआईएमपी जो आईआईएम जो है बेंगलोर जो है वो मैनेजमेंट स्टडीज प्रोवाइड करता है, और एआईसीटी को अगर हम देखें तो सेल्फ टेस्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। देखिए स्कूल कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएगा एनआईओएस और एनसीईआरटी से, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन इग्नू और एनआईटीटीआर से मिल जाएगा, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एनपीटीईएल एआईसीटी सीईसी आईआईएमबी ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है एनपीटीईएल एआईसीटी आईआईएमबी यूजीसी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है द एजम्पशन ऑन व्हिच कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रेस्ट इज द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स as they attempt to make sense of their experience. Knowledge construction do not necessarily bear any respondent to external validity. Learner are not empty vessel waiting to be filled in. Learner are active organisms seeking necessary meaning. So the answer of this question is option 1, that is the knowledge is constructed by learner as they attempt to make sense of their experience. अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म को देखिए, इसका जो की फीचर है वो सबसे पहले आता है कि यहाँ जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है यहाँ किया जाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग देखने के लिए मिलता है, टीचर्स जो है वो फैसिलिटेटर का तरह काम यहाँ करता है, जो न्यू और ओल्ड नॉलेज है उसी के अंदर एक तरह का कोऑपरेशन देखने के लिए मिलेगा, रिफ्लेक्टिव एंगेजमेंट देखने के लिए मिलता है, और टीचिंग टूल का असेसमेंट यहाँ होता है, ऑथेंटिक एक्टिविटीज भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर हम लोग इसी का जो कैटेगरीज है उसको देखिए तो दो कैटेगरीज में देखने के लिए मिलता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है उसी का जो फादर है उनको जीन पियाजे माना जाता है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो फादर है उनको बायगर्ट्स माना जाता है। क्यों? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में जो कॉन्सेप्ट को अगर देखिए हम लोग स्कीमा, सिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम उसको हमको मिलेगा, और इसका बारे में हम लोग पहले से ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए देखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसी के अंदर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्कीमा क्या है, सिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, और कैसे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, अगर यहाँ का प्रिंसिपल का बात करें तो यहाँ जो लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू यहाँ होता है, और ये जो लर्निंग जो है वो क्या रहता है, शुड बी होल, ऑथेंटिक एंड रियल। यहाँ लर्निंग कैसा है कि होल, ऑथेंटिक एंड रियल रहता है। लेकिन वैगर्ट्स्की को जो कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो देखिए तो यहाँ जो लर्निंग है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है, जो लैंग्वेज है वो यहाँ एक तरह का साइकोलॉजिकल टूल के जरिए से काम करता है, और MKO जो मोर नॉलेजेबल अदर वो स्काफोल्ड करता है, ट्यूटर करता है, और उसके बाद वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है जेडपीडी जिसको बोला जा रहा है उसी के थ्रू स्टूडेंट लर्न करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कीमा, सिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम किसी का कॉन्सेप्ट है, जीन पियाजे, लेकिन MKO कौन दिया था, वो वैगर्ट्स्की, जेडपीडी वैगर्ट्स्की, स्काफोल्डिंग वैगर्ट्स्की हो गया। और लैंग्वेज एक साइकोलॉजिकल टूल का जैसे काम करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कौन बोला था, वो वैगर्ट्स्की। अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म को देखिए तो पहले से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसका सब कैटेगरीज भी है। जो इंडिविजुअल कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है वो पेज है, लेकिन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का बात करें तो वो ग्लेसरफेल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्लेसरफेल्ड क्या है, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर है, और वो एक एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म्स, डीवे एंड वैगर्ट्स्की। कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म्स को देखिए तो हटचिन जो है, हटचिनसन जो है वो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म्स का एक एक्सपोनेंट है। क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म्स जो है उनका जो फ्लोरी जो है, फ्लोरी को हम लोग मानते हैं। जन डीवे को अगर हम देखिए जो कि ऑप्शन में है, ये एम्फसाइज क्या किए थे, जो एक्सपीरियंस के ऊपर एम्फसाइज किए थे, लेकिन पियाजे जो थे वो क्या बोल रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट चिल्ड्रंस माइंड वर नॉट एम्प्टी बट वर कंस्टेंटली प्रोसेसिंग द मटेरियल दे वर प्रेजेंटेड। ये देखिए पियाजे मानते थे कि ये चाइल्ड का जो माइंड है वो एम्प्टी स्लेट का जैसा नहीं है, हो गया। वो क्या बोलते थे कि जो चाइल्ड है वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है कि जो मटेरियल
उसको मिलता है, उसको वो प्रेजेंट जो किया जाता है उसको प्रोसेस करता है और उसी के थ्रू वो लर्न करता है। जॉर्ज कैली का बात करें तो ये पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी को दिए थे और ये बोल रहे थे कि पर्सनल आइडेंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द वे वी अंडरस्टूड आवर पर्सनल वर्ल्ड, कि हम लोग हमारा पर्सनल वर्ल्ड को जैसे समझते हैं वैसे क्या होता है कि हमारा आइडेंटिटी बन जाता है। अगर वाइगर्स की बात करें तो ये एक थ्योरिस्ट थे जिनको कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है, जो कि हम लोग डिस्कशन करते थे। और इनका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है जेडपीडी जो है इसके लिए ये बहुत पॉपुलर है। हो गया। और ऑब्जर्वेशन दैट चिल्ड्रन रेयरली डिड एज वेल एज व्हेन परफॉर्मिंग एलन देन दे डिड व्हेन वर्किंग कोलैबोरेटिवली विद एडल्ट, कि इनके हिसाब से जब चिल्ड्रन जो कोलैबोरेटली कुछ कर रहे हैं, हो गया, उस टाइम ही कुछ सीखते हैं। जब एडल्ट के साथ कुछ भी कोलैबोरेटिवली जब कर रहे हैं उस टाइम वो ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। बिलीव्ड दैट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन ऑफ आइडिया वॉज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि ये जो बिलीव करते थे वो किसी के ऊपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन ऑफ आइडिया, हो गया, कि लैंग्वेज को डेवलप करना, आइडिया को आर्टिकुलेट करना, हो गया, कि ये दोनों क्या है कि लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हुज थ्योरी revolves around the idea social interaction is center to learning, पियाजे, वाइगर्स्की, ब्रूनर, असुबेर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली वाइगर्स्की, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम लोग पियाजे और वाइगर्स्की के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिखने के लिए दिखेंगे तो हमको बहुत सारे जो क्लैरिटी चलाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे वैसे पूछा जा रहा है। अगर हम लोग सोशल कंटेक्स्ट को देखिए तो पियाजे जो बहुत कम एम्फासिस देते हैं सोशल सोसाइटी को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को, लेकिन वाइगर्स्की बोलते हैं कि नहीं, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो ओके। कंस्ट्रक्टिविज्म का बात करें तो पियाजे का कॉग्निटिव बोला जाता है, उनका सोशल बोला जाता है। स्टेजेस का बात करते हैं तो पियाजे बोलते थे कि स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि नहीं, ये स्टेज में ये होगा, ये स्टेज में ये होगा, एक फिक्स स्टेज में ये फिक्स चीज होगा, ये पियाजे बोल रहे थे। लेकिन वाइगर्स्की इसको डिनाई कर रहे थे कि कोई भी ऐसा जनरल फिक्स स्टेज नहीं है। ओके, कोई भी स्टेज ऐसा वो नहीं दिए थे और नहीं मान रहे थे। और की प्रोसेस का बात करें डेवलपमेंटल लर्निंग का तो पियाजे मान रहे थे इक्विलिब्रियम, स्कीमा, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इसी के थ्रू ही बच्चा लर्न करता है। लेकिन वाइगर्स्की बोलते थे कि नहीं, जेडपीडी जो है स्काफोल्डिंग, लैंग्वेज डायलॉग, हो गया, उसी के थ्रू ही क्या होता है कि बच्चा लर्न करता है। अगर लैंग्वेज का दिखे तो पियाजे बहुत कम एम्फासिस यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे, और लैंग्वेज को वो लेवल्स क्या किए थे, प्रोवाइड लेवल फॉर लर्निंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, इगोसेंट्रिक स्पीच बोल रहे थे पियाजे। लेकिन जो वाइगर्स्की थे वो लैंग्वेज के ऊपर बहुत एम्फसाइज कर रहे थे, और एक पावरफुल रोल लैंग्वेज का है हमारा थॉट को सेव करने के लिए, ये वाइगर्स्की मान रहे थे। टीचिंग इम्प्लीकेशन का बात करें तो जो सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज की, ये पियाजे का इम्प्लीकेशन था। लेकिन एस्टैब्लिश अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू लर्न विद द टीचर एंड मोर स्किल पेयर, ये वाइगर्स्की का इम्प्लीकेशन था। देखिए, ये है जेडपीडी और स्काफ फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है। पहले बच्चा रहता है व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, कि जो सबसे अंदर जो है आप ब्लू में देख सकते हैं कि बच्चा उतना चीज वो खुद सीख सकता है। लेकिन व्हाट आई कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ जेडपीडी, कि जेडपीडी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसी के थ्रू वो क्या लर्न कर सकता है, और उसके बाद क्या है कि उसका बियॉन्ड द रिच कौन कौन सा चीज है। और जो जेडपीडी है यहाँ क्या रहता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर जो रहते हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन होता है और वहाँ से वो सीखता है। अगर हम लोग स्टेजेस का बात करें तो प्री इंटेलेक्चुअल सोशल स्पीच, जो कि हमारा नो थॉट कंस्ट्रक्टेड थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, ये 0 to 3 ईयर के अंदर होता है। सोशल चेंज स्पीच यूज फॉर सोशल चेंज, जो 0 से 3 के अंदर दिखता है। इगोसेंट्रिक स्पीच, जो कि 3 से लेकर 7 ईयर के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ लैंग्वेज जो है वो हेल्पफुल रहता है चाइल्ड को बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। और स्पोकन आउट लाउड, यहाँ जो चाइल्ड रहता है वो लाउडली बोलता है। इनर स्पीच, जो कि 7 ईयर के बाद दिखने के लिए मिलता है, यहाँ साइलेंटली क्या करता है, डेवलप होता है थॉट बच्चे के अंदर।
नेक्स्ट अगर हम देखिए कॉग्निटिव मैच द कॉलम्स, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, एब्राहम मास्लो, वाइगट्स्की, पियाजे, स्किनर. So the answer of this question is option 3, that is cognitive theory of learning is related to Jean Piaget, behavioristic theory of learning is related to Skinner, constructivist theory of learning is related to Vygotsky, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू मास्लो. अगर हम लोग देखिए पियाजी का जो थ्योरी है, हम लोग मैं पहले से बोल चुका हूँ, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये 3 तरह का चीज है और स्कीमा एक है. ओके, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि इनकॉर्पोरेट इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, की एसिमिलेशन का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी को इनकॉर्पोरेट करना ही एसिमिलेशन है. लेकिन जो प्रायर स्कीमा में जब कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एकोमोडेशन बोल रहे हैं. जब ये दोनों के अंदर एक इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी मेंटेन हो रहा है, बैलेंस मेंटेन हो रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, इक्विलिब्रियम. अगर हम इसी का जो स्टेजेस का कैटेगरीज को हम देखें तो जो बार्थ से लेकर 2 ईयर तक उसी को सेंसरी मोटर माना जाता है. और यहाँ जो है बच्चा क्या करता है, एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड थ्रू सेंस एंड एक्शन, की जो सेंस ऑर्गन है, एक्शन जो है जैसे कि लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, माउथिंग, ग्रास्पिंग, इसी के थ्रू बच्चा यहाँ लर्न करता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस और स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो 2 डेवलपमेंटल फेनोमेना जो कि हमको सेंसरी मीटर में देखने के लिए मिलता है. लेकिन अगर हम लोग देखें तो प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से लेकर 7 ईयर तक चलता है, यहाँ जो बच्चा है वो जो वर्ड और इमेज, जो सिंबलिक थिंकिंग के थ्रू क्या करता है कि यहाँ लर्न करता है इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिकल रीजनिंग. यहाँ इंट्यूटिव रीजनिंग दिखने के लिए मिलता है. और प्रिटेंड्स प्ले ईगोसेंट्रिज्म्स, ये डेवलपमेंटल फेनोमेना है. नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 6 और 7 ईयर से लेकर 11 ईयर तक चलता है. यहाँ जो लॉजिकली बच्चा स्टार्ट कर देता है, कॉन्क्रीट कोई भी कॉन्क्रीट इवेंट है और चीज़ें हैं तो उसी को लेकर बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, ग्रास्प कर पाता है जो कॉन्क्रीट एनालॉजीज, और उसके साथ साथ वो जो एथमेटिक ऑपरेशन है उसको भी यहाँ डील करता है. कंजर्वेशन, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है. और फॉर्मल ऑपरेशन जो कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जहाँ एम्फासाइज किया जाता है कि वो 12 ईयर के बाद वो चीज़ देखने के लिए मिलता है. एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, पोटेंशियल्स, मेजर्स, मोरल्स, लॉजिक, ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है. ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी को अगर हम देखें तो पहले जो था अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ऐसे करके था. लेकिन अभी उसको रिवाइज करके क्या कर दिया गया है, उसका जो एप्लीकेशन जैसे कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ऐसे थोड़ा सा चेंज करके इसको बनाया गया है. अगर हम लोग ब्रूनर का बात करें तो वो 3 स्टेज के बारे में बोले थे, एनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबलिक. एनेक्टिव में क्या हो रहा है कि बच्चा जो है, जो उसका जो मूवमेंट है उसी के थ्रू वो लर्न करता है. आइकनिक में क्या करता है, जो इमेज और आइकन है उसी के थ्रू लर्न करता है. सिंबलिक में बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल के थ्रू लर्न करता है. अगर एनेक्टिव का बात करें तो बच्चा यहाँ बुक के थ्रू लर्न करता है. आइकनिक का बात करें तो पिक्चर के थ्रू लर्न करता है. और सिंबलिक का बात करें तो रिसर्च के थ्रू, रिसर्च पेपर रीड करके यहाँ बच्चा लर्न करता है. नेक्स्ट अगर असुबेल का जो सबजम्पशन थ्योरी को बात करें तो मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके, वो मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को देखिए तो यहाँ जो लर्नर है, लर्निंग का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को एम्फसाइज किया जाता है. एडवांस ग्राफिक अर्बनाइजर के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है. उसके बाद सबजम्पशन देखने के लिए मिलता है. 4 प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग को अगर हम देखें, डेरिवेटिव सबजम्पशन, कोरिलेटिव सबजम्पशन, सुपरऑर्डिनेटिव लर्निंग, कॉम्बिनेशनल लर्निंग को देखने के लिए मिलता है. और एडवांस अर्बनाइजर को देखें तो एक्सपोजिटर, नैरेटिव, स्कीमिंग्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ गेनिंग 9th इवेंट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन? गेनिंग अटेंशन, एलिसिट परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग गेस्चर गाइडेंस, क्रिएटिंग कंटेंट, reviewing performance. So the answer of this question is ABC. It means gaining attention, elicit performance, providing guidance. ये तीनों 9 इवेंट का पार्ट है, लेकिन क्रिएटिंग कंटेंट, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ये नहीं है. अगर हम लोग देखिए गेन अटेंशन, उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन लर्नर ऑब्जेक्टिव, सिमुलेट कॉल और प्रायर लर्निंग, प्रेजेंटिंग स्टिमुलस, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, एलिसिट परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, एसेसिंग परफॉर्मेंस, एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर. ये क्या है, ये इसका जो गेन का 9 इवेंट है. और कॉग्निटिव प्रोसेस को देखिए तो गेन अटेंशन रिसेप्शन को डील करता है. इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मिंग लर्नर और ऑब्जेक्टिव वो एक्सपेक्टेंसी,
ऑब्जेक्टिव को क्या, ऑब्जेक्टिव किसको डील कर रहा है, एक्सपेक्टेंसी। स्टिमुलेट रिकॉल्स रिकॉल्स और प्राइव लर्निंग जो है वो रिट्रीवल। प्रेजेंटिंग स्टिमुलस वो सिलेक्टिव परसेप्शन। प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस सेमेंटिंग एनकोडिंग को डील कर रहा है। एलिसिट परफॉर्मेंस रेस्पॉन्डिंग को डील कर रहा है। प्रोवाइडिंग फीडबैक रिइंफोर्समेंट, और जो एसेसिंग परफॉर्मेंस वो रिट्रीवल, और जो रिटेंशन एंड ट्रांसफर वो जनरलाइजेशन, इसको डील कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस ट्रेडिशनल classroom method with online learning is used to create a hybrid approach to teaching. This method is called synchronous learning, asynchronous learning, distance learning, blended learning. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है blended learning. सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस का बात करें तो बहुत बड़ा गैप है। एसिंक्रोनियस में क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट टाइम थ्रू आउट द वीक। लेकिन सिंक्रोनियस में क्या होता है, स्टूडेंट लर्न एट द सेम टाइम ऑफ्टन एट शेड्यूल एंड क्लास टाइम। की देखिए ये सिंक्रोनियस में बच्चा कभी भी लर्न कर सकता है, लेकिन सिंक्रोनियस में बच्चा वो जो फिक्स टाइम है उसी टाइम में लर्न करना पड़ेगा। जो एसिंक्रोनियस रहता है, टीचर प्रोवाइड मटेरियल, वीडियो असाइनमेंट, एक्टिविटीज लिंक, यहाँ जो टीचर कोई भी मटेरियल प्रोवाइड कर देता है उसको बच्चा लर्न करता है। लेकिन सिंक्रोनियस में क्या होता है, रिक्वायर स्टूडेंट एंड टीचर टू बी ऑनलाइन एट ए स्पेसिफिक टाइम, कि ऑनलाइन दोनों को एक टाइम, कोई एक स्पेसिफिक टाइम में दोनों को आना पड़ता है। ओके यार, वहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट थ्रू कोलैबोरेटिव टूल एंड ईमेल, कि एक सिंक्रोनियस में जो फीडबैक है वो जो फीडबैक है वो कोई भी जो कोलैबोरेटिव टूल और ईमेल के थ्रू उसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन सिंक्रोनियस में डायरेक्ट इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है और डायरेक्ट स्टूडेंट टीचर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट लाइव एसिंक्रोनियस में, लेकिन जो सिंक्रोनियस में क्या रहता है कि वो एकदम से लाइव रहता है और इंस्टेंट फीडबैक और क्लासिफिकेशन हमको देखने के लिए मिलता है। फ्लेक्सिबल एंड अलाउ स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ओन पेस। ओके, एसिंक्रोनियस लर्निंग में क्या रहता है कि ये एकदम फ्लेक्सिबल रहता है और स्टूडेंट्स को यहाँ अलाउ किया जाता है कि काम करने के लिए उसका जो खुद का जो स्पेस के थ्रू। लेकिन सिंक्रोनियस में क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, प्रेजेंटेशन करने के लिए पड़ता है और उसी के थ्रू उसको जज किया जाता है। ओके, और ड्यू डेट एंड टाइम फ्रेम्स आर इम्पोर्टेंट एसिंक्रोनियस लर्निंग में। लेकिन सिंक्रोनियस लर्निंग में क्या होता है, ऑफ्टन रिक्वायर मोर बैंडविड्थ। नेक्स्ट अगर ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें तो क्लासरूम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, और ये दोनों को जब मिला दे रहे हैं उसी को हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग बोल रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडले एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? ऑप्शन मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायरेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, MOOCs ओरिएंटेड डायरेक्ट डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। So the answer of this question is option B or option 2, that is modular object oriented dynamic learning environment. Inappropriate application of ICT in research is an example of some technical lapse on the part of the researcher, inadequate provision of ICT resources, violation of research ethics, absence of technical expertise of ICT resources. So the answer of this question is option 4, that is absence of टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। ये क्या है, ये एक इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन है आईसीटी का। द एथिकल एंड सोशल इशूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट दिस डे बिकॉज द इंक्रीज्ड। हो गया कि आज का डेट में ये सोशल एंड एथिकल इशूज जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, monitoring the study in the classroom, cost of information system, use of interconnected information system. So the answer of this question is option 1, that is A and E. It means use of internet और use of interconnected information systems जो है इसके लिए ये ethical issues और social issues जो है वो ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है। MOOCs are learner centered courses. Reason MOOC are assessed by the learner in the presence of the teacher only. So the answer of this question A is correct, but R is not correct. Portfolio can provide teachers and researcher with the information relevant to the cognitive process, engaging student more deeply in instructional and assessment process. Portfolio benefit students learning. So the answer of this question, both statement right. Which one of the following is self-determined learning? Andragogy, pedagogy, heutagogy, all of the above. So the answer of this question is option C, that is 3, that is heutagogy.
अगर हम लोग देखिए पेडागोगी, एंड्रागोगी, ह्यूटागोगी, तो पेडागोगी जो है वो टीचर लेड रहता है और ये टीचर डिजाइन रहता है और इस रिसेप्टिव मोड में इसको किया जाता है। लेकिन एंड्रागोगी का बात करें तो ये सेल्फ डायरेक्टेड रहता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, इंस्ट्रक्टर गाइड करता है। और ह्यूटागोगी में सेल्फ डिटरमिन रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस किया जाता है और सेल्फ एडजस्टमेंट हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। Which of the following is correct of R.H. Davies taxonomy of psychomotor domain? Option: imitation, manipulation, precision, articulation, neutralization, perception, set guided, response mechanisms, adoption, reflex movement, basic fundamental movement, receptual ability, skill movement, non discursive, acquiring knowledge, executive action, transfer. So the answer of this question is option 1, that is imitation, manipulation, precision, articulation, neutralization. ये क्या है? डाफेज टैक्सोनॉमी का जो साइकोमोटर डोमेन है उसी का ये जो स्टेजेस है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, ये है। ओके, इमिटेशन में क्या करता है बच्चा? द स्टूडेंट लर्न बाय वाचिंग एंड कॉपिंग। इमिटेशन मतलब इमिटेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए ट्राई करता है। मैनिपुलेशन में क्या करता है? एक्शन आर परफॉर्म्स थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ को मेमोराइज करके या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यहाँ लर्न करता है। प्रिसीजन, परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शन आर बिकम मोर प्रिसाइज। ये परफॉर्मेंस जो है वो क्या बन जाता है? एक्सपर्ट बन जाता है और जो एक्शन है वो प्रिसाइज बन जाता है। आर्टिकुलेशन में क्या होता है? सेवरल स्किल कैन बी परफॉर्म्ड टुगेदर इन ए हारमोनियस वे, कि यहाँ जो सेवरल स्किल जो होता है वो परफॉर्म्स होता है एक हारमोनियस वे में। आर्टिकुलेशन में न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विथ एक्शन बिकमिंग सेकेंड नेचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? ऑप्शन: हंट, बीए, क्लाउड मॉरिसन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज मॉरिसन। मॉरिसन जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बोले थे। अगर हम लोग देखिए मेमोरी लेवल का, तो मेमोरी लेवल के बारे में बोले थे कौन? हमारा हंट, जो लिस्ट थॉटफुल रहता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो कि थॉटफुल रहता है वो मॉरिसन बोले थे। रिफ्लेक्टिव जो कि मोस्ट थॉटफुल रहता है वो हर्बर्ट जो थे वो बोले थे।